राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सैटर्न के रिंग गायब होने वाले हैं। यस, नासा के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैटर्न हमें मार्च 2025 तक कुछ ऐसा दिखने वाला है, जो कि नासा ने खुद कंफर्म किया है कि ये कहकर कि सैटर्न के रिंग हम पृथ्वीवासियों के लिए पूरी तरीके से गायब होने वाला है। विच बेसिकली मीन्स वो रिंग जो सैटर्न की करोड़ों सालों की पहचान रहे हैं, जिन्हें चीफ कोड की तरह यूज करके एक नर्सरी का बच्चा तक सैटर्न को सही से पहचान पाता था, आउट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स वो रिंग ही अब गायब होने वाले हैं। पर आखिर कैसे? क्या वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए? वेल, नासा को लगता है यस देयर इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि इत्तेफाक से या फिर इस प्रॉब्लम की जड़ पर सैटर्न के दो मून्स एनसेलेडस और टाइटन हो सकते हैं और उन पे नासा का मानना है कि लाइफ मौजूद हो सकती है। तो क्या कोई इंटेलिजेंट लाइफ रिस्पॉन्सिबल है सैटर्न के इस पूरे मंजर के लिए? वेल, इस थॉट को ना कुछ टाइम को पार्किंग में लौट में रखते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे नज़र डालते हैं। जरा नासा द्वारा खींचे इन 3 इमेजेस को गौर से देखिए। ये उन्होंने अलग अलग सालों में खींचे थे। आप देख सकते हो कि इनमें से पहली वाली इमेज में सैटर्न के रिंग पे कुछ फेंड होल दिखाई दे रहे हैं और फिर लगभग 25 साल बाद 2004 इस इमेज में वो होल समहाउ गायब हो जा रहे हैं। एंड देन सडनली उसके अगले 5 सालों बाद 2009 में वो होल्स अचानक से फिर से प्रकट हो जाते हैं। यानी कि सैटर्न के रिंग के साथ कुछ ना कुछ तो फिशी ज़रूर हो रहा है। दरअसल नासा के गुडार्ड स्पेस फ्लाइट के सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स और डोनेग्यू ने रिसेंटली साल 2018 में ये रिवील किया था। यस, नासा की टीम ये शुरू से जानती थी कि सैटर्न के रिंग गायब हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के मिशन में लगातार 3 दशकों तक स्टडी करने तक उस इवेंट की एस्टिमेटेड डेडलाइन करीब 300 मिलियन साल बाद बताई थी, इसीलिए नासा ने कभी भी इस बात का हल्ला नहीं मचाया। लेकिन इसके बाद बढ़ते फैसिनेशन की वजह से नासा ने जुपिटर और सैटर्न को सेपरेटली स्टडी करने के लिए फिर एक नई डेडिकेटेड मिशन को प्लान किया, कॉल्ड कैसिनी। एंड इट वाज दिस मिशन जिसने सैटर्न को लेकर एक मेजर अलार्म रिसीव किया। कैसिनी से मिशन के से लेकर एक डेटा ने बताया कि सैटर्न पर जो होल्स बन रहे हैं वो ऐसे अनोखे डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना से वजह से बन रहे हैं जो अगले 300 मिलियन सालों में नहीं बल्कि 3 गुना जल्दी अगले सिर्फ 100 मिलियन सालों में ही सैटर्न के सारे रिंग्स को निगल लेगा। तो फिर अब नासा क्यों बोल रहा है कि 2025 तक सैटर्न के रिंग्स गायब होने वाले हैं? वेल, कुछ देर में आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, बट उससे पहले 2004 में जब कैसिनी लॉन्च हुआ था तो कुछ समय बाद सैटर्न तक पहुंचा, तब नासा ने देखा कि सैटर्न के रिंग मेजरली वाटर और आइस के पत्थरों से बने हुए हैं। ये में भी आपको ये पहले से पता हो, लेकिन उन्होंने इसके बाद ये डिस्कवर किया कि वो रिंग जो उस बर्फीली पानी से बना है वो तेजी से बारिश के रूप में सैटर्न पर ही बरस रहा है। नासा के अनुसार ये पानी की बरसात इतनी तेज है कि उससे हर छोटे एरिया में आधे घंटे में लिटरली एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भर जाएगा। बट अनलाइक अर्थ, यहाँ कोई वाटर साइकिल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि सैटर्न पर कोई समुंदर है जो भाप बन करके फिर से उस पर बरस रहा है लाइक वाटर साइकिल ऑन अर्थ। यहाँ पे उसके रिंग पिघल कर उस पे बरसात और बाढ़ ला रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली देर इज नो गोइंग रिटर्न। बट इंटरेस्टिंगली यू नो वॉट, इस सैटर्न के इस आइस के पिघलने के पीछे खुद सैटर्न का ही हाथ है। मानो जैसे वो अपने नायाब के तोहफे से खुद ही छुटकारा पाना चाह रहा हो।
देखो बात कुछ ऐसी है ना, सूरज से आ रही यूवी लाइट्स जब सैटर्न के रिंग्स में मौजूद बर्फीले टुकड़ों पर पड़ती है ना, तब उसकी एनर्जी में से रिंग में मौजूद बर्फीले H2O या फिर पानी के मॉलिक्यूल्स एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस लगाकर अपने आप को हाइड्रोनियम आयंस में तब्दील कर लेते हैं। अब नॉर्मली ये छोटे छोटे हाइड्रोजन आयंस आउटर स्पेस में कहीं पर भी डिस्पर्स हो सकते थे, लेकिन जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिज्म एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो बस इसी वजह से ये चार्ज हाइड्रोजन आयन सैटर्न के मैसिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसी के साथ H+ आयन को बाहर फेंककर सैटर्न पर पानी बनकर बरसने लगते हैं। एंड नाउ व्हाट्स मोर, एक डिटेल स्टडी ये कहती है कि ये जो कुछ भी सैटर्न पे हो रहा है ये एक नेवर एंडिंग फेनोमिना है। इसीलिए इसके चलते हर गुजरते सेकंड के साथ सैटर्न के सभी रिंग्स अंश एक एक करके गायब हो रहे हैं। सो अब सवाल आता है कि उन होल्स का जो मिस्टीरियस तरीकों से गायब होकर फिर वापस आकर फिर से गायब हो जा रहे हैं, आखिर कैसे? जैसे ही नासा के लेटेस्ट सैटर्न एक्सप्लोरर कैसिनी सैटर्न के रिंग्स के एकदम नज़दीक जाकर उसकी स्टडी कर रहा था, तब नासा के साइंटिस्टों ने उन रिंग्स पे मौजूद होल्स में एक इम्पोर्टेंट पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने ये देखा कि ये वियर्ड पैटर्न्स तब ज़्यादा नजर आते हैं जब सैटर्न पर दिन और रात दोनों का ड्यूरेशन बिल्कुल सेम हो जाता है, यानी कि उसके इक्विनॉक्स के द्वारा, जब उसका इक्वेटर और रिंग्स सूरज के साथ बिल्कुल अलाइंड हो जाते हैं। बिल्कुल। और फॉल कॉन्टैक्ट अब पृथ्वी के केस में ऐसा सिर्फ साल में 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। लेकिन सैटर्न के बड़े ऑर्बिट की वजह से यही इक्विनॉक्स हर 15 अर्थ ईयर्स में वहाँ पे एक बार होता है और दिन की वजह से महीनों तक चलता है। अब इस सब से क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर इक्विनॉक्स के दौरान सैटर्न का इक्वेटर और उसके रिंग सूरज के साथ अलाइन हो जाते हैं एंड देयरफॉर सबसे बाहर वाले रिंग्स पर ही डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो सैटर्न के अंदर की तरफ मौजूद रिंग्स में बर्फ पिघल कर होल्स क्यों बना रहे हैं? डेफिनेटली सैटर्न के रिंग्स में कुछ और भी हो रहा है जो शायद अब तक हम डिकोड नहीं कर पाए। यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट फिजिसिस्ट का मानना है कि ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज इक्विनॉक्स के द्वारा सैटर्न के रिंग में तैरता आयोन्स चपटे रिंग में मिक्स होने की वजह अपने आप को समेट के खड़े स्ट्रक्चर वाले स्पाइस बना रहे हैं, लिविंग होल्स अंडरनीथ देम। दरअसल इन फिजिसिस्ट के अनुसार जब सूरज की गर्मी सैटर्न की अंदरूनी रिंग तक नहीं पहुंचती तो उसके वो रिंग्स धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं एंड हैंस उन रिंग्स में मौजूद कुछ चीज़ों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अब दोस हू मे बी डोंट नो, ये कोई यूनिक फिनोमेना नहीं है बिल्कुल भी, ये नॉर्मली हर मैग्नेटिक चीज़ के साथ होता है क्योंकि किसी भी चीज़ में एटम्स नॉर्मली अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं और इसके वजह से उन एटम की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। लेकिन जब उस चीज़ का तापमान कम होने लगता है तब उनके एटम्स धीरे धीरे वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं एंड देयरफॉर नेट मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। यानी कि ऑल इन ऑल अगर उन फिजिसिस्ट का एक्सप्लेनेशन सही है ना, तो शायद से उन होल्स में मौजूद चीज़ें पूरी तरीके से सैटर्न पे नहीं बढ़ चुकी है, बल्कि सैटर्न के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड होकर सैटर्न के रिंग के कुछ अंश वहीं पे ऊपर नीचे स्पाइक के रूप में फ्लोट हो रहे हैं। बट इफ़ दिस इज़ द केस, तो फिर नासा क्यों ऐसा कह रहा है कि ये रिंग्स 2025 में पूरी तरीके से अदृश्य हो जाएगा? अब तक
जैसे आपने देखा कोई भी कैलकुलेशन ये प्रूव नहीं कर रही कि इतनी जल्दी ये रिंग्स डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। एंड बस कोई बोल रहा है 300 मिलियन बाद, तो कोई बोल रहा है 100 मिलियन साल, तो कोई इवन बोल रहा है रिंग्स में मौजूद चीज़ें वहीं के वहीं है बट रिंग्स के ऊपर नीचे छुपी हुई है। सो आखिर यहाँ पे सच क्या है और क्या है झूठ? वेल, इस कंफ्यूजन से ना थोड़ा पीछे हटके हमने इस पूरे 2025 वाली खबर पे फिर से एक बार फ्रेश माइंड से देखा और हमें पता चला कि सैटर्न के रिंग 2025 में गायब तो होंगे लेकिन सिर्फ पृथ्वी वासियों के लिए। एक्चुअली जब हमने देखा नासा स्पेसिफिकली मार्च 2025 कह रहा है तो नेचुरली हमने सोचा कि एक काम करते हैं, उस पर्टिकुलर मंथ में सैटर्न किस ऑर्बिट के फेज में होगा और वो पृथ्वी से कैसा दिखेगा ये जरा ढूंढते हैं। एंड जैसे ही हमने ये देखा एवरीथिंग इज मर्ज्ड क्रिस्टल क्लियर। दरअसल मार्च 2025 में सैटर्न का इक्वेटर सूरज और पृथ्वी के साथ एकदम परपेंडिकुलर अलाइंड होने वाला है। इसका मतलब हमें पृथ्वी से सैटर्न के रिंग्स कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे किसी हम चपटे पेपर को उसके साइड से देख रहे हैं। एंड नाउ जस्ट कंसीडर, आप एक चपटे पेपर को साइड से देखोगे वो भी एकदम दूर से, तो आपको क्या दिखेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो पेपर सॉर्ट ऑफ आपके लिए ऑप्टिकली गायब ही हो जाएगा। और यही सेम सैटर्न के रिंग के साथ हो रहा है, क्योंकि सैटर्न हमसे इतना दूर है कि एक इंसान को वहां तक पहुंचने से पहले दूसरा इंसान चांद को 18 बार छू कर लौट आएगा। और इसी सेम फिनोमेनन के चलते नासा वालों ने कहा कि मार्च 2025 को सैटर्न के रिंग्स पृथ्वी से दिखना बंद हो जाएंगे कुछ समय के लिए। बट स्टिल नॉट फॉरगेट 100 मिलियन सालों में ये रिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड भी हो जाएंगे और वाकई में गायब हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी और कई व्यूअर्स के सबसे फेवरेट सवाल पे। मैंने शुरुआत में कहा था कि सैटर्न के 2 मून्स में एलियंस लाइफ की पॉसिबिलिटी है। ऐसा आखिर क्यों? क्या इंटेलिजेंट एलियन लाइफ वहाँ पे पॉसिबल है? तो देखो, रिसेंटली नासा के साइंटिस्टों ने वहाँ पे सैटर्न के 2 मून्स एनसेलेडस एंड टाइटन पे कुछ बहुत ही स्पेशल कंपाउंड मिले जो सेल मेम्ब्रेन्स से मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स को बनाकर वहाँ पे यूनिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। देखो, आज से 3 से 4 बिलियन पहले ना पृथ्वी पर भी एग्जैक्टली सेम यही चीज़ हुई थी। उन दिनों सबसे पहले कोएसवेट नाम के कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े थे और उन मॉलिक्यूल्स में सेल मेम्ब्रेन्स जैसे शुरुआती लाइफ स्ट्रक्चर बनाए थे, जिसके बाद ही कॉम्प्लेक्स डाइवर्स लाइफ पैदा हो पाई। देखो, सेल मेम्ब्रेन्स के बिना एक सेल बन ही नहीं सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल की दीवार होती है जो सेल के अंदर के एलिमेंट्स को इंटैक्ट रखती है ताकि अंदर रिएक्शन हो सके और लाइफ का फॉर्मेशन हो सके और एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिले। अब सैटर्न के मून के केस में वहाँ पे साइंटिस्टों को कार्बन और नाइट्रोजन से बने एक्रोलन नाइट्रोइड के नाम के कुछ कंपाउंड मिले हैं। नासा का ये कहना है ये कंपाउंड्स को एसरेट की ही तरह एक साथ आकर सेल मेम्ब्रेन्स बनाएंगे और एक्साइड अनलाइक कोएस्ट्रेट जिन्हें इस प्रोसेस के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी थी एज ए सॉल्वेंट, एक्रोनाइटाइड को मीथेन और इथेन की ज़रूरत पड़ती है एज सॉल्वेंट। और इनकी तो सैटर्न पे उसके मून पे लिटरली नदियाँ बहती है। सो ऑल इन ऑल सैटर्न एक बहुत ही फेवरेबल सिस्टम है एक्रोनोल नाइट्रोजन बेस्ड सेल सिस्टम को सस्टेन करने का। यानी कि एज ए सेड अर्लियर करंटली तो नहीं, फ्यूचर में लेकिन टाइटन और एनसेलेडस पे एक नई प्रकार की एलियन सभ्यता को पोटेंशियली इवॉल्व हो सकती है। ग्राउंड तो पूरा तैयार नज़र आ रहा है, सिर्फ ज़रूरत है इनफ टाइम की और साइंटिस्टों के लिए ये थ्योरी सच होने की। फिलहाल आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।